हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है आपकी परिवार हिस्ट्री टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों ने न्यूज़ ही देख लिया होगा कि 5 जुलाई को आपका सीटेट होगा दोस्तों। तो अगर आप तैयारी नहीं किए हों, शुरू किए हों, तो अब से तैयारी करना शुरू कीजिए दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे 2019, जो 8 दिसंबर 2019 में आपका सीटेट का पेपर हुआ था। उस पूरे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं, इसका जो पूरा इसका है, ये इस पेपर का पीडीएफ चाहते हैं, तो आप इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक रहेगा, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों 2019 के पेपर की। और दोस्तों, अगर आप तैयारी नहीं शुरू किए हों, तो सबसे अच्छा तैयारी करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ लीजिए दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो के बारे में एक आपके से एक एडवाइस है मेरी, या रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर 150 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। अगर एक क्वेश्चन पर 1 मिनट टाइम लगाएंगे तो लगभग 2.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को हमको 1.5 से 2 घंटे में खींच करके कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम काफ़ी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कम करेंगे, बस आंसर आपको बताते चलेंगे, तो जिससे हमारी वीडियो जो बहुत लंबी ना हो। और एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको लगे कि 1 घंटा मान लीजिए आपने देख लिया वीडियो, आपको लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको बोरिंग महसूस हो रहा है, तो क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, फिर कुछ कहीं पर आप टहल वहल कर आइएगा, थोड़ा टहल लीजिएगा। वहाँ से आकर के बाद फिर दोबारा आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। इस वीडियो को आप अगर मान लीजिए 2 घंटे की वीडियो हो गई, तो उसको 2-3 पार्ट में तोड़ करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा, तो पीडीएफ को डाउनलोड करके और अपने से क्वेश्चन बनाने का कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए पेपर में आप अच्छा नंबर स्कोर कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि क्या है? तो दोस्तों, भाषा अर्जन और विकास के लिए अगर देखा जाए, सबसे जो अच्छी अवधि मानी जाती है हमारी क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको कहते हैं दोस्तों अर्ली चाइल्ड हुड। ये हमारी अवधि सबसे संवेदनशील है दोस्तों। अगर देखा जाए तो अवस्थाएं कितनी होती है दोस्तों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसकी एज अब कितना कितना होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की अवस्था दोस्तों। और देखिए, अगर आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनता है, लॉरेंस कोहलबर्ग किसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों? ये नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपको बना लेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। हम लोग डिटेल थोड़ा कम पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। और जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर आपको समझ नहीं आया, तो उसको क्या करिएगा, आप लोग उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस नंबर पर अगर व्हाट्सएप आप कर देंगे, इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे देंगे, आपको फ़ोन से आपको समझा देंगे कैसे इसका आंसर ये आपका हुआ। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है दोस्तों जेंडर पक्षपात, जिसको कहते हैं जेंडर बायस, ठीक। आगे देखिए, हमारा क्या है कि चौथा क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? मतलब किस पद्धति से जेंडर रूढ़िवादिता को हम कम कर सकते हैं? तो हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके, मतलब जो है लड़के छात्र छात्राओं से जेंडर बायस के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो वहाँ से इसको हम कम कर सकते हैं। आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? कौन आंसर हो दोस्तों इसका सही होगा? अब देखिए, अगर आपको कहीं भी सामाजिक और सांस्कृतिक मिल जाएगा
तो एक हमारे वैज्ञानिक थे लेव वाइगोत्स्की, ये कहते हैं कि जो हमारा बच्चा सीखता है वो समाज में रह करके अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। तो कहीं सामाजिक सांस्कृतिक विषय में अगर मिल जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। दोस्तों हम आपको ट्रिक बताते रहेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हल होगा, बस आप लोग देखते चलिएगा। आगे देखिए, आगे हमारा है छठा क्वेश्चन। जिगसां पहेली करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो यह हमारा होता है क्या दोस्तों? व्यक्तिगत वार्ता। इसका आंसर आप लोग जान जाएंगे, इसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हमारा अगला 7वां क्वेश्चन क्या है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये हमारा उदाहरण है दोस्तों ढांचा, जिसको कहते हैं स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या होता है? कोई समस्या होती है तो उसको पहले आप बताते हैं कैसे करना है, अगर नहीं कर पाता है तो आप उसको बताते हैं, उसको हल करके बताते हैं कि अब कैसे इसको हल किया जाएगा, या उसको हल करने में आप मदद करते हैं। ये हमारा होता है दोस्तों स्केप फोल्डिंग। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हमारा क्या हो जाएगा? संरक्षण और कक्षा में समावेशन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए दोस्तों, जीन पियाजे 4 अवस्थाओं को दिए थे, चारों अवस्थाओं का नाम आपको पता होना चाहिए। पहली हमारा क्या है? इंद्रिय जनित अवस्था होता है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, और चौथा हमारा औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। दोस्तों पहले वाले के जो हमारा सॉरी दोस्तों, जो समय होता है 0 से 2 वर्ष, और दूसरे वाले का होता है 2 से 7 वर्ष, तीसरे वाले का होता है 7 से 11, चौथे वाले का 11 से ऊपर होता है। दोस्तों इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं 9वां हमारा क्या है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में दोस्तों है स्कीमा। स्कीमा में 2 चीज़ होती है, एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग, एक होता है समावेशन और एक हमारा होता है समायोजन। समायोजन, स्कीमा मतलब आपका मेमोरी कार्ड नहीं होता, जैसे दिमाग होता है तो दिमाग मतलब मेमोरी कार्ड हो गया। तो समावेशन मतलब कोई अगर नई जानकारी होगा तो आप उसके दिमाग में अपने फीड कर लेंगे तो उसको कहते हैं समावेशन। और अगर कोई जानकारी होगा, अगर गलत जानकारी आप फीड कर लेते हैं और उसमें थोड़ा आप चेंजमेंट करते हैं, उसको कहते हैं समायोजन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, समावेशन किसे कहते हैं या समायोजन किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन दोस्तों है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए बताइए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना। तो जो आकलन का उद्देश्य हमारा होता है, उद्देश्य हमारा ये होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा क्या? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। जो दोस्तों जितने भी आंसर बता रहे हैं दोस्तों एकदम एक्यूरेट आंसर सही है दोस्तों, गलत मत समझिए कि कोई भी आंसर आपका गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? दोस्तों अगर बुद्धि के बारे में अगर आप देखा जाए तो दोस्तों क्या है कि बुद्धि बहुआयामी है, यह जटिल योग्यताओं का समूह है। बुद्धि के बारे में देखा जाए तो गार्डनर महोदय इसके बारे में परिभाषा दी है कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है, और बुद्धि एक जटिल हमारा योग्यताओं का समूह है। दोस्तों ठीक क्लियर हो गया ना? चलो भैया आगे हमारे बढ़ते रहो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है, थोड़ा स्पीड चलना पड़ेगा। आगे देखिए, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो सृजनात्मक गुण, मतलब कोई समस्या है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, उसको एक प्रकार से नहीं आप कई प्रकार से लगा सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आप सृजनात्मक बालक हैं, तो वही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखा जाए भैया 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये होता है कि जैसे होता है ना कि आर्थिक रूप से पिछड़े बालक, जैसे जिनके मम्मी पापा बहुत गरीब होते हैं, वो स्कूल छोड़ देते हैं या पढ़ने नहीं आते हैं, डर के मारा नहीं आते हैं। बहुत से मतलब वो होती है विकलांग बालक जो होते हैं, नहीं आते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बालक। तो इन सभी को जो है एक अब मतलब स्कूल में लाने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो इसके लिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाए क्या? अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढनी चाहिए, मतलब किस प्रकार से बच्चों को स्कूल में ले आ सकते हैं। आगे देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को
दोस्तों अगर देखा जाए तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। समावेशी मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो है एक ऐसी कक्षा हो जिसमें सभी प्रकार से बालक, सभी प्रकार के, एक हमारा सामान्य बालक हो, विशिष्ट बालक हो, अगर विकलांग बालक होना चाहिए, दिव्यांग बालक, मतलब सभी प्रकार के बालक हो और सभी प्रकार के बालकों को समान शिक्षा दिया जा रहा हो। और वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर अगर देखा जाए तो शैक्षिक योजनाओं में क्या होना चाहिए, टीचर हमेशा सक्रिय रूप से सभी योजनाओं को तैयार किए रहना चाहिए। आगे देखा जाए 15वां, पठन वैफल्य बच्चों में के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो पठन वैफल्य मतलब पढ़ने में विफलता। तो दोस्तों इसका आंसर अगर देखा जाए तो हमारा क्या होता है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता हमारा आंसर होता है। ठीक है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि पठन वैफल्य क्या होता है, अफेज्या डिफेज्या जिसको बोलते हैं। दोस्तों आगे देखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित, देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के लिए एक सहानुभूति आवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में सम्मिलित करना। देखिए दोस्तों ऐसे आंसर ने, ऐसे ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो अब देखिए अगर देखा जाए तो ये देखिए, अगर देखा जाए हमारा क्या लिखा गया है, आंसर देखो करने का तरीका क्या है, लिखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो आप समझ लिए उनका एक अधिकार होगा। तो यही देखिए अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो अगर आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो समझिएगा कि यहाँ अधिकार कुछ शब्द मिलेगा, क्योंकि उनको एक अधिकार दिया जा रहा है तो वैसे भी इनका एक अधिकार होगा। तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन। चलो भैया हम ये भी बताएंगे कि आपको कैसे हल करना है। देखो आपको पास करवाने की जिम्मेदारी दोस्तों मेरी है, तो क्यों नहीं पास करवाएंगे। देखिए संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत, देखिए इसका सही आंसर दोस्तों होगा अवबोधन प्रक्रिया पर हमारा केंद्रित होता है। ठीक, तो दोस्तों कैसा होता है कि फोकस रहता है हमारा कि कैसे कोई काम होता है। ठीक, जैसे इसका हमारा होता है मतलब कोई चीज़ बना रहा है तो कैसे काम होगा। दोस्तों ये आप समझ गए होंगे इसका आंसर कैसे हमारा ऑप्शन नंबर 4 हुआ। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, बच्चों को निर्देशित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत को बदल लेना चाहिए, प्रतिकूल परिमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चे के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। सॉरी दोस्तों, तो बताइए क्या आंसर होगा। देखो भैया इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसको सही करने का तरीका ये होता है दोस्तों ना कि अगर आप देख लोगे इसमें निगेटिव सेंटेंस ये है, नेगेटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा, सीधा सीधा ये चौथा आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो ना, इन सबका में ये हो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको, बस इस थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना है, आंसर मिल जाएगा। आगे देखिए छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, यंत्रवत करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित वर्गीकरण करना। भैया वर्गीकरण कर नहीं सकते हैं, यंत्रवत याद रख नहीं सकते, पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर हो नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आंसर सही है। ठीक है, आगे देखिए संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे में सन्निहित है। संवेग मतलब क्या होता है जानते हैं ना, आपको जब गुस्सा आता है, और संज्ञान मतलब आपका दिमाग, माइंड कितना काम कर, अगर आदमी को गुस्सा आता है तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, तो एक दूसरे से सन्निहित है दिमाग, आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे देखो भैया 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताओ। अधिगम पुनरुत्पादन अस्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद रखने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों में अनुबंधन है, या अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान संरचना की प्रक्रिया है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्या दोस्तों, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। दोस्तों अगर देखा जाए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का परिणाम क्या है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, या अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्या होता है दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा होता है कि गैर उदाहरण दे करके क्या करेगा, अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक पर ध्यान देगा।
ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी के लिए लगातार पुरस्कार व दंड का प्रयोग करने से क्या होगा। अच्छा ये बताइए, एक अपने से आप सोचिए, इसका आंसर आप समझ ले जाएंगे अभी कि एक बच्चा है, आप उसको रोज पीट रहे हैं, रोज मार रहे हैं, तो क्या होगा, एक समय आएगा बच्चा मतलब वो एकदम मतलब हो जाएगा, अब तो हमको मारेंगे ही, तो क्या करेगा, सीखना ही बंद कर देगा मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो इसका दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चों में अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि की तथा जिज्ञासा कम हो जाती है। बार बार अगर किसी को पुरस्कार देते रहो, बोलेगा यार तो बार बार मिलता है, कोनो कुछ नहीं, इंटरेस्ट मज़ा नहीं आएगा, तो कभी कभी मिलता है तो लोगों को इंटरेस्ट रहता है, हाँ हमको पुरस्कार मिल रहा है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। सार्थक अधिगम मतलब कि बच्चा सीखने में हमारा उत्सुक हो जाएगा। तो देखा जाए शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो भैया शारीरिक दंड नहीं देगा और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं देगा तो दोस्तों हमारा कौन सा देगा, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन हमारा क्या देगा, अधिगम, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज करते हैं। मतलब जटिल अवधारणा है तो किस प्रकार से उसको सहज कर देंगे। एक व्याख्यान देखकर, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। अन्वेषण मीन्स होता है दोस्तों खोज करना। तो अगर मान लीजिए कोई जटिल अवधारणा है उसके बारे में बच्चों से कहें, हाँ बच्चे इसके बारे में खोज करिए, इसके बारे में चर्चा करिए, डिस्कशन करिए, तो वहाँ से वो बच्चे जो है उस जटिल अवधारणा को सरल कर देंगे। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भैया आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों मेरा थोड़ा गला खराब है, कभी कभी खांसी आ जाती है, तो अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग एडजस्ट करिएगा दोस्तों क्या है दोस्तों, एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर या गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, या बच्चों से सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार बंधन करके। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शरीर वृद्धि तथा विकास तीव्र गति से होता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, मतलब बच्चा जब शैशवावस्था की जानते हैं आप लोग कितनी होती है, और बाल्यावस्था की जानते हैं। तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में दोस्तों ये बच्चे की जो हमारा डेवलपमेंट होता है बहुत तेज़ी से होता है दोस्तों, 0 से 5 या 6 साल और 6 से हमारा 9 साल की बस प्रारंभिक बाल्यावस्था जानते हैं दोस्तों, 6 से 9 साल होता है। तो हमारा हो जाएगा इसमें डेवलपमेंट दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक योग तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, नहीं के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमारा ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दिया जो कुछ ऑप्शन गलत है उसी के बारे में आपको देना है सही आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत हो जाएगा, तो वही सही आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए तो भैया व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है। दोस्तों थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, तो व्यक्ति विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है दोस्तों, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत कोड पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगर देखिए आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे ना तो आप चारों आंसर मार देंगे, कुछ लोग तो इसको मार देंगे, कुछ लोग इसको, कुछ लोग इसको, लेकिन इन चारों में से देखना ना जो सबसे हमारा बेस्ट आंसर है, जो सबसे बेस्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जब जटिल पारस्परिक क्रिया होती है, इसीलिए सब में हर एक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं या वैरायटी पाई जाती है। आगे देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो देखा जाए भैया सामाजिकरण का जो प्राथमिक हमारा उदाहरण एजेंसी होता है क्या होता है, परिवार एवं पास पड़ोस, और दूसरा हमारा होता है विद्यालय एवं मीडिया। तो पहला ये हो गया तो दूसरा हमारा ये हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर
थर्ड हो जाएगा सही। तो भैया एक हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। चलो भैया आगे हम देखते हैं, आगे हमारा है मैथ का, थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करिएगा क्योंकि मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन दोस्तों कम कर मिलेगा तो भी इसके लिए परेशान मत होइएगा। देखिए क्या हमारा है कि 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 पैकेटों में उपलब्ध हैं। चलो कोई बात नहीं है। यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। अब देखिए कभी भी अगर न्यूनतम पर ऐसा पूछा जाए ऑप्शन में, तो आप लोगों को लगाने का तरीका हम सबसे आसानी से बता रहे हैं। क्या करिएगा, इन तीनों का ले लीजिएगा लासा। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, तीनों का 10 और 12 और हमारा 24 का लेंगे लासा। तो इसका लासा ले लेंगे तो आप लोग लासा आ जाएगा दोस्तों 120। क्या हो जाएगा 120। ठीक है 120 लासा ले लेंगे। अब देखिए 120 हो जाएगा। तो अब देखिए कि अगर 120 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, और एक हमारा 10 सामान खरीदा था। अगर दोस्तों देखते हैं 120 रुपये का कोई सामान खरीदा, ठीक, एक सामान मान लीजिए 3 ब्रांड, ए का रेट कितना 10 रुपये, तो कितने पेन खरीदेगा, ए से हमारे खरीदेगा 10 12 पेन, बी से देखेंगे तो हमारा कितना पेन हो जाएगा 10 पेन हो जाएगा। अगर हमारा 120 बटे अगर 12 कर देंगे 10 हो जाएगा। और ऐसे सी से देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 पेन हो जाएगा। तो यही दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। इसके लिए हम अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हम आपको समझा देंगे। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए का 10, देखिए ए का हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए ए का 12, बी का 10, सी का 5। क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, फिर उसी एलसीएम से एक एक का डिवाइड कर देंगे, जिसका जितना आएगा हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो आगे देखिए दिया गया है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा ही बताओ, ऐसे दिया गया है। इसका एक भुजा, ये तो हमारा गड़बड़ा गया दोस्तों, इसको देखिए थोड़ा सा, ये हमारा एक वर्ग था, ठीक, इसका एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, इसको 4 भागों में बांट दिया गया इसे। ठीक है, अब इस बड़े का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, बड़े का क्षेत्रफल 16 हो जाएगा कि नहीं होगा। देखो बड़े का क्षेत्रफल 16 वर्ग होगा, तो इसका विचार होगा, इसका विचार होगा, इसका विचार होगा, इसका विचार होगा। तो एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसकी भुजा है दोस्तों, भुजा का वर्ग होता है ना हमारा क्षेत्रफल, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 16 वर्ग मीटर हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। और अगर देखा जाएगा 4 बराबर भागों में बट जाएगा तो एक का हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। नहीं आया होगा तो दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेजिएगा, हम आपको पर्सनली समझाएंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट समझाएंगे। मेरा मकसद है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं भैया। देखिए ये बताइए 2, 3, 5, 7, ये देखिए 2 हमारा तो भैया सम संख्या है, ऐसी कोई बात तो नहीं है। अब यही दिया कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हमारा यही वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित अनेक हैं, बिल्कुल सही, अनेक संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं कोई लिमिट नहीं है। अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे 3 के 1 और 3 से कटेगा, और 2 है 1 और 2 से कटेगा। 1 अंक वाले केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको भी देख लीजिए, 1 अंक वाली कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4 अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनता है कि 1 अंक वाले कितने अभाज्य संख्याएं हैं, 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह संख्या जो 1 और 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, निम्न में से कौन सी है। ऐसा आंसर देखने के लिए क्या करना है दोस्तों, 1 और 10 से मतलब 1 से भी कटेगा, वो 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 10 से कटेगा। मतलब एक ऐसी संख्या होगी जो क्योंकि देखिए दोनों सम्मिलित हैं और सभी संख्याओं से विभाज्य। देखो अगर देखा यहाँ देखो लिखा है सभी संख्याओं से विभाज्य है, तो काट लो सीधा मैटर भैया। अगर 3 से काटो कट जाएगा, नहीं कटेगा। 10 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से काटोगे, नहीं कटेगा। 3 से काटो, इसको 3 से काटो, 4 से काटो, 5 से काटो, 6 से काटो, यही कटेगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए नहीं ऑप्शन से जाना है, इधर उधर मत दिमाग मत भड़काना। बस क्या करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन हम काट दो, उसको काट के चेक कर लो, कट कर लो, कितना आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। आगे देखो भैया लिखा है आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 25 है और रुपए 160 हैं, 160 का धन है,
तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की कितनी संख्या है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना तरीका दोस्तों कई होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसके पास 5 रुपये के यक्ष सिक्के हैं, ठीक है, माना जाए अगर 5 रुपये के, ठीक है, यक्ष सिक्के हैं, ठीक, तो अगर 5 रुपये के यक्ष सिक्के हैं तो 10 रुपये कितने सिक्के बचेंगे, तो भैया 25 सिक्के टोटल थे, तो 10 रुपये के सिक्के बचेंगे 25 माइनस एक्स, यही बचेंगे ना, बचेंगे ना भैया। अगर 5 रुपये के यक्ष सिक्के मान लिए तो 25 रुपये 10 रुपये कितने सिक्के बनेंगे 25 माइनस एक्स, समझ में आया। अब देखिए कि पैसा निकाल लेते हैं। अगर पैसा निकालेंगे 5 रुपये का यक्ष सिक्का तो ऐसा करेंगे 5 गुणे एक्स धन, यहाँ लिखेंगे 10 ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स बराबर 160, ठीक, क्योंकि 5 एक्स रुपया हो गया, ठीक है, यक्ष सिक्का है तो भाई रुपया हो गया, ये भी रुपया हो गया, ये बराबर 160 हल कर लेंगे। यहाँ से जब यक्ष का मान निकालोगे ना तो यक्ष का मान दोस्तों आ जाएगा, देखिए इधर से हल कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर यक्ष का मान आ जाएगा आपका 18, ठीक है। तो 5 रुपये के अगर देखेंगे तो 18 सिक्के आ जाएंगे, तो अगर 10 रुपये कितने सिक्के आ जाएंगे 7 सिक्के, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक, क्लियर हो गया। निकल जाएगा ना, यहाँ से निकालेंगे 5x 10 ब्रैकेट 25 माइनस एक्स बराबर 160, इसको आंसर कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों ये। और एक तरीका और निकालने का दोस्तों, वैसे आप निकाल सकते हैं। ऐसे क्या तरीका है कि कुल सिक्के 25 हैं, तो मान लो कि 5 रुपये के 10 रुपये के कुल सिक्के आपके 25 हैं, ठीक है, 10 रुपये कुल सिक्के 25 हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 250 रुपया, ठीक है, 250 रुपया हो जाएगा ना। लेकिन भैया 250 रुपया नहीं है हमारे पास, कितना पैसा था 160 रुपया था, कितना रुपया था 160 रुपया था, 160 रुपया में से कितना रुपया ज़्यादा है 90 रुपया ज़्यादा है। अब इस 90 रुपया जिस 10 को अगर माने हो तो जिससे बचा दूसरा वाला उससे भाग दे दो, 5 से भाग दे दो, तो 5 वाला सिक्का हमारा कितना हो जाएगा 18, 18 95 होता है, 18 सिक्का हमारा हो जाएगा 5 का, तो 18 में जो बचेगा हमारा उसका हो जाएगा 10 का। ये तो समझ में नहीं आया होगा ना, क्या गया होगा, जितना दिया है पूरा पूरा मान लो, तो मान लो 10 रुपये 25 सिक्के हो गए, तो पूरा अगर 25 सिक्के हो गए तो 250 रुपया हो जाएगा, लेकिन पैसा 160 रुपया है, तो घटा लेंगे तो 90 रुपया ज़्यादा हो रहा है। अब 90 रुपया ज़्यादा हो रहा है तो हमारा 5 रुपये का सिक्का था 90 रुपया, तो 90 में जब 5 से भाग देंगे तो 90 का हमारा आ गया, 5 रुपये का 18 सिक्के आ गए, अगर 5 के 18 सिक्के आ गए तो हमारा 18 5 90 ये हो ही गया है। तो बचेंगे कितने 7 सिक्के बचेंगे, 7 हमारा उसका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो भैया, क्लियर हो गया ना। चलो आगे हमारा देखिए क्या दिया, मान ज्ञात कीजिए। 17.5 गुणे 3 माइनस 21 भागे 7 माइनस 3 गुणे 12.5, तो भैया गुणा करना है, निकाल लो। देखो अब पहले भाग देते हैं, जानते हैं आप लोग ने, तो इसमें हम हल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, चलेगा। देखो क्या हमारा है यहाँ पर, ये देखिए हमारे यहाँ लिखा है, ठीक, तो लिखेंगे 17.5 इंटू 3 माइनस, यहाँ देखिए 7 से कैसे भाग देंगे 3 आ जाएगा माइनस 3, ठीक है, गुणे 12.5, ये आंसर आपका आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से अगर गुणा करेंगे 17 × 51 और 5 × 15, तो हमारा हो जाएगा 52.5 माइनस, अगर 12 × 36 और 1 37.5 हो जाएगा, और 37 में अगर हम 3 जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 40, ठीक है, क्या हो जाएगा 40.5, ठीक है। यहाँ पर इसको आप ऐड करेंगे ना, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको ऐड कर लीजिए 40 आ जाएगा, तो घटा लेंगे हमारा आ जाएगा दोस्तों 12 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो 12 देखिए कोई आंसर में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 दिया है, यही सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या नीम के वृक्षों की संख्या का एक बाग में वृक्षों की एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या वृक्षों की संख्या का 1/6वां भाग, मान लो x वृक्ष थे तो उसका x बटे 6 भाग नीम के वृक्ष हैं, चलो कोई बात नहीं है। आधे अशोक के वृक्ष हैं, x बटे 6 भाग, x बटे 2 भाग अशोक के हैं। आगे दिया गया शेष यूकलिप्टस के, कोई बात नहीं है। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 हैं, अब देखिए x बटे 6 का मान कितना दिया है 5 दिया, तो x बटे 6 बराबर दे दिए 5, तो x का मान निकालेंगे, अगर तिरछा गुणा कर देंगे ऐसे तो x का मान आपका आ जाएगा 30, मतलब टोटल कितने वृक्ष हो गए हमारे 30 वृक्ष हो गए। तो पूछा गया है यूकलिप्टस के कितने वृक्ष हो जाएंगे, तो भैया टोटल 30 पेड़ हो गए। 30 पेड़ में से क्या 5 पेड़ नीम के हो गए भैया, ठीक है, 5 पेड़ नीम के हो गए हैं, और
देखा दिया है 30 का एक चौथाई, एक आधा भाग क्या है, यूकेलिप्टस है। तो 15 पेड़ हो जाएंगे हमारे किसके दोस्तों, अगर 15 पेड़ हमारे किसके हो जाएंगे, यूकेलिप्टस के। और 15 15 20 पेड़ हमारे, 5 पेड़ नीम और 15 पेड़ यूकेलिप्टस, टोटल 20 पेड़ हो गए। 30 थे तो कितने बचेंगे दोस्तों, तो देखिए यूकेलिप्टस के पूछा है दोस्तों, तो देखिए अगर पूछा, सॉरी दोस्तों, आधे अशोक के वृक्ष हमारे 15 हो जाएंगे। देखिए कंफ्यूजन हो गई। अशोक के वृक्ष हमारे कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, आधा है। और नीम के हमारे हो जाएंगे 5, टोटल वृक्ष हो जाएंगे 20 पेड़ हो जाएंगे ये। और जो बचे हैं वो यूकेलिप्टस के हैं, तो 20 में से 30 पेड़ टोटल थे, तो 10 हमारे बच जाएंगे, आंसर हो जाएगा। इसको तो आप लगा सकते हैं ना, आंसर आ जाएगा ना। चलो भैया आगे देखते हैं, हमारा आगे क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन दिया, एक रेलगाड़ी 29 अगस्त 2019 को 16:30, ठीक है, 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय कितना। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ये ध्यान दीजिएगा ना कि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट जाइएगा। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा ना तो भी आप निकालने के लिए अगर कोशिश करेंगे निकल जाएगा। देखिए 29 अगस्त 2019 को चल रही है, तो 29 तारीख को चल रही है, कै बजे, 16:30 पे चल रही है, कोई बात नहीं है, ठीक है। 31 को 8:50 पे पहुंच रही है, तो भैया 30 को आपको 16:30 पर तो आपका कितना घंटा हो जाएगा, 16:30 अगर देखेंगे आपका कितना घंटा, 24 घंटा हो जाएगा ना भैया। 29 को चलिए 30 को हो जाएगा, अगर 31 को ये 16:30 पे पहुंचती तो कितना घंटा हो जाता, 48 घंटा होता। लेकिन 16:30 पे नहीं पहुंची है, कब पहुंची है, 8 बजे, 8:45 पहुंची है, ठीक है। तो इस 16 को अगर निकाल कर यहाँ से 8 जोड़ लीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, यहीं से चाहे यहाँ से निकाल लीजिए तब भी आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से आपको 24 घंटा आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए 24 घंटा आ जाएगा 16:30 से, ठीक है। 16:30 मतलब हो जाएगा शाम को। अब 16:30 से मतलब शाम को 4:30 से सुबह 4:30 को देखेंगे, देखिए शाम को 4:30 हो रहा है। अब 31 तारीख को सुबह 4:30 देखेंगे तो हमारा 12 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपका 36 घंटा तो ऐसे हो गया, ठीक। और सुबह 4:30 से फिर 8:30 तो 4 घंटा और 40 घंटा हो जाएगा। अगर देखिए दोस्तों 40 घंटा हमारा आंसर आ रहा है, तो 40 घंटा देखिए ऑप्शन ऐसे मार सकते हैं, हमारा 40 घंटा सही हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ना आप अपने समझ करिएगा कि अगर अप्रॉक्सीमेट आप देखिएगा कि आंसर आ रहा है हमारा 40 घंटा, चलिए हमारा ये सही हो जाएगा, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है आपको आंसर निकालने की, ठीक है। कैसे निकला समझ में आया कि नहीं आया, समझ नहीं आएगा तो एक प्रीवियस वीडियो पड़ा होगा दोस्तों, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम आगे देखते हैं, हमारा 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब किसी की लंबाई ज़्यादा है, उससे कम किसकी, उससे कम किसकी, उससे कम किसकी है, बताइए। ये देखिए हमारा चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। क्या दिया दोस्तों, बताइए इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा कि पहला। इसमें देखिए दोस्तों हमारा हो जाएगा 8500 मिलीमीटर, चलो ठीक है। इसके बाद हमारा हो जाएगा 80 डेसीमीटर। देखिए अब देखिए 8500 मिलीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो हमारा 8.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद डेसीमीटर को मीटर चेंज करते हैं तो हमारा हो जाएगा 8.08 हमारा ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, यहाँ देखिए ये। इसके बाद 800 सेंटीमीटर 8 mm दिया है तो हमारा हो जाएगा 8.008 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए यही हमारा सही चौथा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो भैया आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप मीटर को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में चेंज करना आपको आना चाहिए, तभी आपको आंसर ये आएगा। आगे देख लेते हैं हमारा क्या है कि दिया है 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया है, एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। देखो सबसे आसान तरीका इसको निकालने का है, ये बना लो, ये 30 है, ये 30 आयत की लंबाई, ठीक है। और जानते हैं तार को मोड़कर जब बनाया जाएगा तो भैया ये इसका परिमाप यही होगा ना। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई, इसको लंबाई क्या मान लीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना है 30 बराबर कितना आपको हो जाएगा 180, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है दोस्तों, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब काट देंगे यहाँ से 180 काट देंगे तो आ जाएगा 90, ठीक है। तो L + 30 बराबर 90, तो L बराबर हो जाएगा 90 - 30, L बराबर हो जाएगा क्या
90 माइनस 30 तो निकाल देंगे तो ये बराबर आपका 60 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। आगे देख लीजिए हमारा क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने को कहा गया, तो कुछ छात्रों ने 404 लिखा। अध्यापक रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? उनकी कॉपियों का में सही उत्तर लिखेंगे, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि उन्हें मूर्त पदार्थ से मतलब जो कोई जैसे मान लीजिए ना, उनको टॉफी दे देंगे या गोली देकर के समझाएंगे, खाए देखो इसको इस प्रकार से देंगे तो कितने हमारे आएंगे। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और बी। क्या हो जाएगा, त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भैया, थोड़ा फास्टली हम खत्म करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लग गया। देखिए एनसीईएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित का पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो प्राथमिक विद्यालय में दोस्तों आपका अनुपात नहीं होगा, ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों के क्षेत्रफल समान हो सकता है? तो अगर देखा जाए किस प्रकार से करेगा दोस्तों बिना सूत्र का प्रयोग किए, तो पहला चीज़ होगा हमारा ग्राफ और दूसरा चीज़ होगा हमारा टाइल। ग्राफ और टाइल से ही करेगा, ठीक है, कि दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। आप लोग ग्राफ पेपर जानते हैं ना, जिसमें चौकोर अरे पतले पतले खाने बने होते, एकदम पतले पतले खाने आप लोग खूब लगाए होंगे ग्राफ के बारे में। चलो भैया आगे देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो अगर देखा जाए तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कहीं कहीं एलिमिनेशन काम दे देता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। आगे 46 नंबर देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है। यह समझने के लिए कि 1/3, 1/4, 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? तो लघुत्तम समापवर्तक विधि, कागज की पट्टियों विधि, डाइंस ब्लॉक का विधि, संख्या चार्ट विधि। भैया देखो सबसे आसान तरीका ना इसका क्या होता है ना, एक कागज ले लो, उसका 4 पार्ट कर लो, एक कागज ले उसको 3 पार्ट कर लो, समझा दो, आराम से आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलिए, आगे हमारा देखिए दिया है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? देखिए, पहला, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, या विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, क्रियाकलापों में लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया बताइए? इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कहीं भी जब हमारा बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है दोस्तों, अगर हमारा इस प्रकार से आंसर रहेगा तो वही हमारा आंसर सही हो जाता है। आगे देखा जाए दोस्तों, अगर इसका 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष में का लक्षण नहीं माना जा सकता? मतलब कौन सा लक्षण नहीं है, दे दीजिएगा यहाँ पर, नहीं आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नहीं, आप लोगों को हमेशा पॉइंट देखना है कि कहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। तो देखिए पहला हमारा क्या दिया गया है कि गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया विभिन्न विद्यार्थियों के अलग अलग प्रकार से समझते हैं, बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, ठीक। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच संबंधों को उजागर किया जाता है। अब देखिए इसका आंसर, देखिए कुछ लोग समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि अध्यापक देखिए यहाँ दिया गया है कि लक्षण लागू नहीं किया जाता, रचनावादी लक्षण, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर, यहाँ देखिए
अगर आप समझे नहीं होंगे तो यहाँ देखिए आंसर कहीं आकलन दिया है, तो प्राथमिक स्तर पर अगर आप आकलन के बारे में बात करेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि अरे यार इसका क्या आंसर होगा, नहीं आ रहा है। तो भैया थोड़ा देखिएगा निगेटिव सेंटेंस के बारे में, यहाँ आकलन दिया है तो हमारा ये गलत आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति कौन से गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? तो बताइए भैया कौन किया जा सकता है? तो देखा जाए गणित तथ्यों को सीखने के बारे में, गणित से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना, गणित पूर्णतया विषय परक है, मार्गदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो अगर इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा कि इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा कि रचनावादी दृष्टिकोण से किया जा सकता है। तो इसका हमारा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ ये देखो गणित पूर्णतया विषय परक है। ठीक, तो दोस्तों हमारा ये आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए देखते हैं हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बोतल के ऊपरी का दृश्य को चित्रित करना हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है, क्या सीखने के बारे में सही नहीं है? तो गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, यही हमारा सही नहीं है दोस्तों। इसके अलावा सब सही है, यही सही नहीं है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं आगे। क्या अध्यापक को सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, या विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है? विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों का भाषा असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए निगेटिव पूछा गया था, निगेटिव ऑप्शन पूछना देखो। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में से शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। देखिए लिखा गया है मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल, मनीष के पास कितनी पेंसिल लेता है? क्या है? तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, व्यवकलित जमा या व्यवकलित घटा? बताइए क्या आंसर होगा। इसका आंसर सबसे आसान है भैया, ज्यादा है मतलब तुलनात्मक जमा हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे देखिए हिंदू अरबिक क्या कहा गया है, हिंदू अरबिक गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका एक संख्या में अंक का मान स्थिति बताती है, बिल्कुल सही है। जैसे नहीं होता है 1 2 3 4, तो इसका मान इसका स्थिति कितना होगा? 200 होगा। योगात्मक प्रकृति का बिल्कुल होता है, जोड़ सकते हैं इसको। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, यह गुणात्मक प्रकृति का है। देखिए दोस्तों आधार मतलब आधार 2 पालन जो है नहीं किया जाता है। जो आधार 2 का पालन किया जाता है ना वो बाइनरी पद्धति होती है जिसमें 0 और 1 को लिया जाता है। तो इसका आधार अगर देखा जाएगा तो 10 होता है दोस्तों, 2 नहीं होता है। तो ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जो गलत है वही हमारा सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भैया 54 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। चलो क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों तक की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। ऐसे भाई सीमित कहीं ना कहीं, सीमित का क्वेश्चन रहेगा तो गलत हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा। आगे देखिए अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। ये सही लग रहा है लेकिन परिभाषा थोड़ा डाउट लग रहा है। देखिए बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सकें, या प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या, कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सकें। हमारा ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? क्या गणितीय तर्कणा मतलब रीजनिंग होता है या मैथमेटिकल रीजनिंग का क्या सूचक क्या है? गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। भैया बिल्कुल परिभाषा देने से क्या आपका रीजनिंग डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, परिकलन में निपुणता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। ठीक, आगे देखो हमारा एक्सप्लेन दोस्तों नहीं कर रहे हैं, बस आप लोग समझिएगा।
आप देखो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कि दिया गया सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। टमाटर दिया गया है 1 किलो टमाटर दोस्तों दिया है 1 किलो 40 रुपया, आलू दिया है 2 किलो 25 रुपया, गाजर दिया है 250 ग्राम 20 रुपया, लौकी दिया है 1 किलो 10 रुपया, और मिर्च दिया है 100 ग्राम 10 रुपया, नींबू दिया है 4 नग हमारा 10 रुपये। तो दिया है संजय आधा किलो टमाटर 1 किलो आलू आधा किलो गाजर 250 ग्राम मिर्च 6 नींबू खरीदे, तो उसने बिल काउंटर पर 200 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। ये इसका आंसर आप लोग कर ले जाएंगे। भैया आधा किलो टमाटर लेगा तो टमाटर कै रुपये का होगा, 20 रुपये का टमाटर होगा, ठीक है। 1 किलो आलू लेगा 12.5 रुपये का आलू हो जाएगा, 12.5 रुपये का आलू हो जाएगा। आगे देखिए आधा किलो गाजर लेगा, गाजर कहाँ गया, ये गाजर आधा किलो लेगा तो 40 रुपये गाजर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखा जाए 200 ग्राम मिर्च 250 ग्राम मिर्च लेगा, 250 ग्राम मिर्च मतलब 25 रुपये का मिर्च ले लेगा, निकाल लेंगे ना। और देखिए 6 नींबू खरीदा तो 4 नग 10 का है तो 2 नग कितने का मिलेगा, 5 का, ठीक है। 2 नग 5 का मिलेगा तो 2 तिया मतलब 5 का 2 तो 15 का हमारा कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो 15 हो जाएगा। जोड़ लीजिए सबको जोड़ लेंगे दोस्तों। जोड़ने के बाद जो 200 में से घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर अगर देखा जाएगा तो आ जाएगा 87.5 दोस्तों, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आपको आंसर निकालेंगे तो यही आएगा। चलो आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हाँ, मैं 1 के 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के अंक पर और इकाई के स्थान पर अंक क्रमित आभाज्य संख्या जानते हैं ना, वही प्राइम नंबर जो संख्याएं खुद से कटती हैं या तो 1 से कटती हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो बताइए दोस्तों अंकों का योग, आप पहले आपको ये देखना है कि 2 संख्याएं कौन सी है, 2 आभाज्य संख्याएं हैं, तो सभी आभाज्य संख्याएं हैं। अब दिया है अंकों का योग निकालो, 3 और 4 का गुणज निकालो। तो यहाँ 7 5 12 होगा, 3 2 5 होगा, 5 हमारा 4 से कटेगा नहीं, 5 3 8 होगा, 4 से कटेगा 3 से कटेगा नहीं, ये हमारा 3 1 4 होगा, तो ये नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना। अरे यार अंकों का योग जो निकाल लो, अंकों का योग 7 5 12 होगा, अब 12 3 से कट रहा है ना, 4 से कट रहा है, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, खत्म। आसान क्वेश्चन था। आगे देख लो 58 नंबर क्वेश्चन लिखा गया, एक रेलवे पर कार पार्किंग की दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। 2 घंटे तक 50 रुपया, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक 75 रुपया, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपये, 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक 150 रुपये, और 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक 250 रुपये। तो एक राजीव महानुभाव थे, क्या हुए, राजीव ने अपनी कार को 7 बजे AM पर पार्क किया और उसी दिन ही लेने गए, वह 4:30 पर आया, तो कितने रुपए का भुगतान करेगा। जोड़ लो यार, 7 बजे से जोड़ लो 4 बजे तक, तो 7 से जोड़ो 8 9 10 11, अरे यार दोस्तों 11, इसके बाद हो जाएगा 12 13 नहीं दोस्तों, एक जोड़ लीजिए, ठीक है, और 2 3 और 4 जोड़ लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना घंटा निकल गया, 8 घंटा तो आपको आ गया है। तो भैया 8 घंटा से ज़्यादा ऊपर वाला काम लगेगा उसका पैसा, तो ये लिखा है, देखिए डी वाले में लिखा है 8 घंटा से उससे ऊपर हमारा 150 रुपया वो देगा, क्लियर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना, 150 रुपया आंसर हो जाएगा इसका। इसका आप ऐसे निकाल सकते हैं, 7 से जोड़ लीजिए, 7 से हमारा 4.5 तक कितना आ रहा है, 8 घंटे के ऊपर आ रहा है, तो निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखो ये हमारा 59 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करके लगाओ भैया, इनको लगाने आता कि नहीं आता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आरोही में लगाना, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या ये होगी सबसे छोटी संख्या ये होगी, ठीक है, ये पहले नंबर पर आएगी, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगी दोस्तों, दूसरे नंबर पर हमारा ये आएगा, देखा 7.007, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर हमारा 7.07 आ जाएगा। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया, निकाल ले जाएंगे ना, आरोही लगाने आप तो आपको आता है। चलो आगे देखा जाए 60वां क्वेश्चन, देखो मैथ का भैया खेला खत्म हो गया है, अब हमारा शुरू होने वाला पर्यावरण, आखिरी क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, एक 5 अंकों वाली संख्या क्वेश्चन बहुत मस्त है, दहाई के स्थान का अंक 8 है। अब देखिए 5 अंकों वाली संख्या में क्या होता है दोस्तों, एक होता है ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000, देखो हिंदी में लिख दिए हैं, ठीक है। दिया दोस्तों दहाई का के स्थान का अंक 8 है, ठीक भैया 8 लिख लिए। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, तो इसका चौथाई कितना हो जाएगा, ये स्थान 1/4 हो जाएगा, तो हमारा इसका 2 हो जाएगा ना भैया। 1000 के स्थान का अंक 0 है, 1000 कौन हैगा, ये 0 है, ठीक है। आगे 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना है, 100वें स्थान का इकाई के अंक का दुगुना, तो ये दुगुना हमारा 4 हो जाएगा, ठीक। 10,000वें स्थान का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, तो ये 3 गुना 6 हो जाएगा, आंसर हमारा 60482, मतलब कहीं लिखा है दोस्तों, देखिए 60482, ये देखिए 60,482 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। चलो भैया आगे देख लेते हैं हमारा पर्यावरण। पर्यावरण देख लीजिए, हमारा कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत हमारा गुजरात में है से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 मतलब शाम को 7:45 पर चली है। 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन की मार्ग 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। जानते हैं आप लोग पढ़े होंगे, चाल बराबर दोस्तों क्या होता है, दूरी और बटे समय होता है, ठीक है। तो आप क्या निकाल, दूरी दिया है आपको, समय अगर निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। तो समय हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारा काम आंसर आ जाएगा। तो समय निकालेंगे, देखिए आपको 29 नवंबर 2019 को चली है, ठीक है। तो 29 नवंबर को चली है 19:45 पे, ठीक है। 19:45 चली 29 तारीख को, ठीक है। और 30 तारीख को आपका 19:45 पर अगर देखेंगे तो कितना समय हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा, ठीक। और अगर एक हमारा 30 तारीख को और फिर 1 तारीख को अगर देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 तारीख को 1 दिसंबर को हमारा देखेंगे 19:45 अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 48 घंटा हो जाएगा। लेकिन ये 19 बजे नहीं पहुँचे दोस्तों, ये 11 बजे ही पहुँच गए, 11:45 पे। तो 19 में से कितना कम है, 8 घंटा। तो 48 में से 8 घंटा आप घटा लेंगे तो आपका 40 घंटा ट्रेन चली है, ये तो मान सकते हैं ना। नहीं समझे ना भैया, इन दोनों के बीच 24 घंटा चली, इन दोनों के बीच 24 घंटा 48 घंटा चली। लेकिन अब बताइए 11 से जोड़िए, 11:45 से अगर 11 में कितना जोड़ेंगे, 19 8 जोड़ेंगे तो 8 घंटा पहले पहुंच गई है। तो अगर 48 में से 8 घंटा घटा लेंगे, 40 घंटा में ट्रेन पहुंची है, तो हमारा टाइम निकल गया हमारा 40 घंटा। तो हमारा क्या हो जाए, दूरी बटे समय 21/20/40। तो 4 पंचे 20 और 4 तियां 12, 53 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा चाल आ जाएगा। यहाँ तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ गया ना क्वेश्चन। तो इसको क्वेश्चन को ऐसे लगाना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है भैया, ये जानते हैं आप लोग, कर्णम मल्लेश्वरी। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और 29 के आसपास गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं दोस्तों। और सबसे पहले जो कांस्य पदक जीतने वाली वेट लिफ्टर थी अपने इंडिया में, यही थी। और सुनीता विलियम्स को जानते हैं कि आप लोग कौन हैं, सबसे पहली बार स्पेस में जाने वाली, बछेंद्री पाल एवरेस्ट में जाने वाली। तो इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। चलो आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। जड़ों का कौन सा समूह है अगर देखा जाए भैया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गाजर, चुकंदर और मूली, ठीक है। आगे देखो 64 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ऊक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। ये लगभग 3 से 4 फीट का होता है दोस्तों, 3 से 4 फीट का होता है। और इसकी जो मतलब जड़ें होती बहुत गहराई तक ज़मीन में जाती हैं दोस्तों, और इसके तने में पानी भर जाता है। तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। आगे देखिए क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन हमारा, नेपिंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पौधा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुंह पत्ती से ढका होता है, बिल्कुल सही है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा कर शिकार किया जाता है, जैसे चूहे को खा जाता है, मेढक को खा जाता है। ये हमारा 1 2 3 सही है, लेकिन यह मुँहक आवाज़ निकालता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ABC आंसर इसका सही हो जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है भैया, गुजरात में स्थित है, साबरमती के आश्रम के पास में। चलो आगे 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकंपी उपचार जिसकी सिंकोना की छाल
से किया जाता है वह बुखार है, वह मलेरिया हमारा बुखार होता है जिसके साथ होता है। मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जिसमें हमारा प्लाज्मोडियम जो हमारा इसका जो संचालक होता है, प्लाज्मोडियम जो हमारा एक परजीवी होता है इसकी वजह से होता है। चलो भैया आगे देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। चलो कोई बात नहीं है। डॉक्टर घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधे सड़क नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को न। अब देखिए हम कैसे बना रहे हैं, अब समझिएगा। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक 600 मीटर पूर्व में है। अगर मान लो यक्स यहाँ होगा, यक्स, तो यक्स के 600 मीटर पूर्व में यहाँ पर, पूर्व ये इधर होगा ना, आपको दिशा मालूम होना चाहिए। यहाँ पर ए गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए हो गया। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर। ए के ठीक दक्षिण में आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ये 450 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, ठीक है, दक्षिण में की दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। जो बी के पश्चिम इधर आएगा ना, यहाँ पर सी पर आते हैं 120 मीटर की दूरी पर है। आगे देखिए 120 मीटर की दूरी पर है, कहाँ गया, यहाँ पर हो गया। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुँचते हैं, वाई पर अपने अस्पताल पहुँचते हैं जो सी से ठीक उत्तर में 90 मीटर, सी से ठीक उत्तर में यहाँ पर वाई इनका अस्पताल है, 90 मीटर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा है। अस्पताल के सापेक्ष डायरेक्शन बताइए, ये हमारा उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। तो इनका जो घर हो जाएगा देखिए यहाँ पर, ये उत्तर और हमारा पश्चिम, उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जानते हैं ना, कभी हड़बड़ा के मत करना, इसको एक एक पॉइंट पढ़ते रहना और करना, आपका आंसर सही हो जाएगा, 1 नंबर फ्री मिल जाएगा। अब चिराव डांस कहाँ का बताओ भैया? चिराव नाच जो कहाँ के लोग करते हैं? तो मेघालय के लोग करते हैं। और दोस्तों यह चिराव डांस में क्या होता है कि जब फसल कटती है तो वहाँ के लोग करते हैं। दोस्तों ये मिजोरम के लोग करते हैं, मेघालय नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। मिजोरम के लोग चिराव नृत्य करते हैं। और क्यों करते हैं? जब वहाँ पर फसल कटती है। आगे देखा जाएगा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अगर तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हम देखा जाए कौन कौन से हो जाएंगे, हमारे कौन कौन से हो जाएंगे बताइए आप लोग? तो हो जाएंगे ये दोस्तों, केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और आंध्र प्रदेश, ये तीनों हमारे हो जाएंगे तमिलनाडु के। इसका आप लोग मैप देख सकते हैं, आपके ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? यह नहीं होना चाहिए, सॉरी दोस्तों थोड़ा एडजस्ट करिएगा, गला गड़बड़ है। क्या है कि विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे जिज्ञासा एवं सृजनात्मक को बढ़ावा देना, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन चूड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को संलग्न करना, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, या पर्यावरणीय समझ को के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। तो हमारा जब किसी कौशल का विकास करने की बात आ जाएगी तो हमारा जो हमारा गलत हो जाएगा, और जो उसमें निगेटिव वाक्य उसी को बताना, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाए। क्लियर हो गया? चलो भैया आगे देखा जाए। आगे हमारा 72 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में 1 से 5 के लिए विषम क्षेत्र जो संकलित करता है, क्या संकलित करता है? विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो दोस्तों 3 से 5 जो हमारा पर्यावरण पाया जाता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। तो एक पर्यावरण शिक्षा होता है, दूसरा हमारा होता है सामाजिक अध्ययन, और तीसरा हमारा होता है विज्ञान। तीनों को मिक्स करके हमारा क्या पढ़ाया जाता है दोस्तों? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। चलो आगे देखते हैं हमारा 73 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ठीक है, क्या सही है? जस्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल गलत है।
1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये हमारा यही दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, और सब गलत हो जाएगा। ठीक, आगे देखा जाए 74 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। सीधा मंत्र है, बाल केंद्रित हो जाएगा। आगे देखा जाए 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। ठीक है, तो थीम इसमें दोस्तों थीम के बारे में पूछा गया। आपके पर्यावरण अध्ययन में 5 थीम होता है। क्या होता है? भोजन होता है, आपका पानी होता है, आवास होता है, और परिवार मित्र होता है, और हम चीज़ें कैसे सीखते हैं। ये 5 चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी आ जाएगा तो आपका क्या हो जाए, उप थीम में आता है, अर्थात उप प्रकरण में आता है। मतलब हमारा जानवर हो जाएगा उप प्रकरण में, और ये जानवर किसका होता है? परिवार और मित्र के उप प्रकरण में आता है। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हमारा 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? क्या हो जाएगा? देखिए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तक आश्रित रहना। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा, विभिन्न कक्षाओं को बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए हमारा क्या होता है। आगे देखा जाए हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना बिल्कुल है। बच्चों के समुदाय के सदस्य सही है। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें सही है, लेकिन परिभाषा और व्याख्या गलत हो जाएगी। तो ABC इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावी तरीके से जोड़ा जाना चाहिए। वृत्तांत, कहानियाँ, यही दोनों हमारा सही है, इसके अलावा सब गलत है। तो हमारा A और B इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए दोस्तों, थोड़ा फास्टली हम चल रहे होंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक, अगर आपको लगेगा कि आप बोर होने लगे हो, समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और कुछ देर जाइए, टहलिए, घूमिए, आइए और वीडियो को देखिए, तब समझ में आएगा। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए को प्रेरित करना चाहिए। करने का उद्देश्य क्या होता है? करने का उद्देश्य होता है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तीनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ABC सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला के समूहों में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है बल? इससे क्या फ़ायदा होता है आपको बताना है। क्योंकि ऑप्शन नंबर A देखिए क्या है कि कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और बहुत प्रतिभाशाली युक्त है। या B वाला हमारा देखिए कथन, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अधिगम को बेहतर अंतःक्रिया को बेहतर करता, सही हो जाएगा। और देखिए, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। ये हमारा A और जो D गलत हो जाएगा दोस्तों, हमारा B और C इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र। ठीक है, तो ABC हमारा सही सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। तो ABC हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन अनुसरण करता है? वैश्विक, स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। दोस्तों हम जानते हैं ना, इसके पास पड़ोस, आसपास पड़ोस के बारे में हम सीखते हैं। तो जो ज्ञात चीज़ होती है उसी से बच्चों को अज्ञात चीज़ों के बारे में हम सिखाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए भैया, देखते रहो। बोर हो गए हो तो भैया वीडियो को पॉज करके कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद देखो। ठीक, देखो 150 क्वेश्चन तो हम कंप्लीट करेंगे, आप आराम से करके इसको देख सकते हो। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है?
कौन सा साधन नहीं है? देखिए, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख या वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण हमारा ये गलत आंसर हो जाएगा, नहीं है जो दोस्तों जो निगेटिव सेंटेंस उसी को बताना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए? बच्चों को सही या गलत उत्तर में आंकना। आगे देखिए, कक्षा 5 में के ABS पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। आकलन के संकेतकों का उपयोग करना। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों निगेटिव सेंटेंस बताना है, तो हमारा ये चीज़ें जो होती हैं ये गलत होता है, तो हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक कक्षा 5 के शिक्षक की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह सॉरी दोस्तों, कक्षा 5 के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, क्या इसका आंसर सही होगा दोस्तों? कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है, या बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर पर प्रेरित करने के लिए प्रेरित करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि बच्चे उसके बारे में पहले देखेंगे, फिर उसके बारे में अनुभव जो होगा उसके बारे में बताएंगे कि हाँ चींटी कैसी आई थी, कैसी ले गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा भैया। आगे देख लो 86 नंबर क्वेश्चन, सबको पता होगा ये। नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख। ऐसा देख लो, कौवा उड़ता है और कौन नहीं उड़ता है, सीधा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, सबसे अलग छांटना है तो भैया सबसे अलग कौवा हो जाएगा ना, कौवा उड़ता है और कौन नहीं उड़ता है। ये देख लो भैया, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हांगकांग में क्या खाया जाता है? पकाया हुआ सांप खाया जाता है। केरल में क्या खाया जाता है? टैपिकोआ खाया जाता है, देखो कहीं लिखा होगा। कश्मीर में क्या खाया जाता है? सरसों के तेल में बनी हुई मछली। गोवा में खाया जाता है नारियल के तेल में बनी हुई मछली। अब आप लोग मिला सकते हैं A का 5 और B का 1। अब देख लो कहीं भैया A का 5 B का 1 लिखा है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हमारा आगे 88 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए पक्षियों में से पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है? तो आगे पीछे करता है मैना, और जो झटके से जो अपना गर्दन एकदम पीछे घुमा लेता है, रोटेट कर लेता है, उसका नाम होता है उल्लू। तो दोनों क्वेश्चन आपके बनते हैं उल्लू और मैना से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलो भैया 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। क्या दिया गया है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं, बिल्कुल सही है। मनाली में हिमाचल प्रदेश में बांसों के खम्भों पर घर बनाए जाते हैं। मनाली नहीं दोस्तों, ये असम में बनाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवर रखते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका B वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो A और C इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात हमारा तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया गया है? हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यहाँ दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्तियाँ नहीं दोस्तों, 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा लेता है, ये गलत हो जाएगा। इन्हें कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है, बिल्कुल सही है। किसी हाथियों में सबसे बुजुर्ग हाथी सभी की फैसले लेती है, सही है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, हाथियों के जो कान होते हैं वो कान होते हैं, हाथी जो है कान से अपने शरीर पर हवा करता है, क्या दोस्तों? पंखा कर लेता है। तो इसका ACD आंसर सही हो जाएगा, अर्थात दोस्तों ACD मतलब CD हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब भैया देखते हैं आगे। अब देखिए हमने लैंग्वेज फर्स्ट में दोस्तों लिया है हिंदी, तो हिंदी देखिए, इंग्लिश नहीं लिए दोस्तों। जिनका इंग्लिश होगा तो बताइएगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो इंग्लिश का आपको करवा देंगे, लेकिन हमने क्या लिया है यहाँ पर? हिंदी लिया है। तो देखिए क्या है नीचे दिए गए पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों से 91 से 99 तक सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। चुनो भैया क्या क्या होगा, आगे देखिए, पढ़िए इसको बढ़िया से। लिखा गया, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का भी नतीजा देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, कोई बात नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति को
कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया है जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ भी मिलता है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा दोस्तों। अगर देखिए, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के लिए कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम के करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही निकल जाती हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था में को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज ब रोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ रही है और दुनिया पर ध्वंस करने का जोर चढ़ा है। इस भयानक अवस्था में को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ का साथ दे रही है। अब देखिए इसका आंसर देना क्या दिया है। पहला देखिए, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने सही से पढ़ा होगा दोस्तों, तो अनुच्छेद के आधार पर हमारा सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत हमारा है कला प्रवृत्ति पर दोस्तों। किस पर है? कला प्रवृत्ति पर। आगे देखा जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद के आधार पर गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं। तो ये सभी विषय जो हमारे क्या हैं, ये तर्क प्रधान विषय हैं। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है। भैया हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो रहा है दोस्तों? समाज में विभाजन हो रहा है। आगे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। किसका रास्ता अपना रही है दोस्तों? किशोरावस्था पतन का रास्ता अपना रही है। ठीक, आगे देखा जाए, अगर नहीं समझ आ रहा दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर उसको पढ़िएगा दोबारा, ना आराम समझ में आ जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? कौन सा शब्द समूह से भिन्न बताइए? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अव्यक्ति। दोस्तों पहली बार हम कंफ्यूज हो गए थे। देखिए इसमें एक प्रत्यय लगा, इसमें एक प्रत्यय लगा, इसमें एक प्रत्यय, लेकिन इसमें एक प्रत्यय नहीं लगा दोस्तों, तो ये हमारा समूह से भिन्न है। तो पहली बार सीटेट में ऐसा क्वेश्चन मिला था, हम कंफ्यूज हो गए, जिसमें हमको इस समझ में नहीं आया था। चलिए आगे देखिए, आज की तालीम भी इस दौड़ का साथ दे रही है। वाक्य में निपात शब्द है। निपात शब्द मतलब कि किसी भी वाक्य पर एकदम जोर दे के बोला जाता है तो हमारा निपात शब्द होता है। यहाँ पर भी हमारा निपात शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। हाँ, विकसित शब्द में प्रत्यय है, बताओ विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? भैया विकसित शब्द में इत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमारा कैसा है? बताइए, आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है? दुखद है। कैसा है दोस्तों? दुखद है। आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक शिक्षा में किस विषय को अधिक महत्व दिया जाता है? तो विज्ञान को दिया जाता है, पढ़ चुके होंगे अब इसके बारे में। दोस्तों अगर आप सोचते हो कि हम हिंदी में अच्छा नंबर स्कोर कर ले जाएंगे और आप अगर हिंदी का प्रैक्टिस नहीं करते हो तो जानते हैं 30 नंबर हिंदी का भी आपको रहता है। इसमें आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप 30 में से समझ लीजिए आप 25 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे, क्योंकि 2 पैसेज आपका पूछा जाता है, पेडागोजी आसानी आती है। लेकिन आप अगर मान लीजिए अगर आप इसको नहीं प्रैक्टिस करेंगे, आप यहाँ से क्वेश्चन नहीं करेंगे और पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पैसेज नहीं करे रहेंगे, तो एग्जाम में जाएंगे पैसेज ही गलत करके चले आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलती आप मत करिएगा। कोई भी विषय हल्के मत लीजिए। आगे देखो दिया है हमारा 100 से 105 तक का सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए।
क्या दिया गया दोस्तों, एक हमारा कविता दिया गया, उसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। लिखा है, साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजी, भूल जात मेरे जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजेय निर्बद्ध मुक्त, युग युग गौरवोन्नित नित महान, निसीम व्योम में तान रहे, युग से महिमा का बितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। अगर इसके बारे में आप समझ गए होंगे तो आपको इसका आंसर निकाले जाएंगे। तो हिम किरीट का देखो आंसर, अब क्वेश्चन पूछा गया है हिम किरीट का आशय क्या है। तो हिम किरीट का आशय दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए। हिम किरीट का आशय हो जाएगा बर्फ का मुकुट। आगे देखिए आंसर देना है, यहाँ पर हमारा 101 नंबर क्वेश्चन है, नगपति का दोस्तों अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा। नगपति का हो जाएगा नागो, देखिए अब देखो कुछ लोग समझ कंफ्यूज हो जाएंगे। नगपति, नगपति दोस्तों ठीक है, नागों का पति, ठीक है, जो कर्मधार है, ठीक है, नागों का पति कर्मधारय नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, कुछ लोग मारते हैं कर्मधारय, लेकिन कर्मधारय नहीं होगा। नागों का पति हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, इसका तत्पुरुष सही आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हिमालय की बात हुआ जा रहा है ना, तो यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा। आगे देखिए, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय की शक्ति ज्वालाओं का ढेर है, ठीक है, तो अब बताइए किस पंक्ति में कहा गया है, ठीक है। तो देखिए, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल आपको लिखा गया है ना, तीसरा हो जाएगा। आगे देखिए, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। अजेय हो गए किया गया है, ठीक। अखंड मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके। अमर मतलब जो कभी मरे ना, दिव्य मतलब ऐसी ज्वाला जिसका हमारा प्रकाश चारों तरफ फैले। निसीम शब्द में कौन सी संधि है। तो नि धन सीन बराबर निहि धन सीम बराबर, देखिए होता है ये नि है धन सीम बराबर निसीम होता है, तो हमारा कौन संधि हो जाएगा बताइए। व्यंजन संधि नहीं होगा, इसका विसर्ग संधि होगा, ठीक। आगे देखिए, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि, बताइए हिमालय को अगर यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्यों। क्योंकि अगर उसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, क्योंकि वो समाधि में क्या है, लीन है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही। आगे देखिए, लिखा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्या किया गया है भैया, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा आकलन करने का उद्देश्य है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन करने का उपयोग क्या होगा कि उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाएगा आगे, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुत लेख। तो सबसे कम जो हमारा हो जाएगा वो श्रुत लेख, मतलब कोई अगर मान लीजिए वो नहीं बोलता है, कोई आपको कोई चीज़ बोल रहा हो तो आप उसको लिख रहे हो, तो सबसे कम आकलन का तरीका यही हो जाएगा। आगे देखिए 108 नंबर क्वेश्चन, कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षण की शिक्षक प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णता सही है भैया, बिल्कुल सही, दोनों का आकलन होता है। आकलन करते हैं भैया, शिक्षक किस प्रकार से पढ़ाया और बच्चा किस प्रकार से सीखा। आगे देखते हैं हमारा 109 नंबर। हाँ, रीमा तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर जानकारी दी, पोर्टफोलियो के आधार पर जानकारी दी। दोस्तों इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पहली कक्षा में भी लिखना अंतर्गत होता है क्या। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना, चित्र बनाना। तो भैया पहली कक्षा में कोई लड़का वाक्य और अक्षर लिखना नहीं सीखता है, क्लास फर्स्ट में जाएगा तो पहले चित्र बनाना सीखता है, गोंचना सीखता है, ठीक है। आगे देखो, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्व, अनुमान लगाना, ठीक है, संदर्भ अनुसार अर्थ या अक्षरों की पहचान, या हमारा जो है व्याख्या का पढ़ने का उद्देश्य। तो भैया प्राथमिक स्तर मतलब एक में बच्चा गया है तो भैया अक्षरों की पहचान करना सबसे कम सीखेगा ना, तो सबसे कम जो महत्वपूर्ण हो जाएगा ना वो अक्षरों की पहचान करना हमारा हो जाएगा इसमें प्राथमिक स्तर में। चलो आगे देखिए 112 नंबर क्वेश्चन क्या है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। तो भाषा अर्जन के बारे में पूछता है, कौन भाषा अर्जन के लिए जाने जाते हैं भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा अर्जन जाने जाते हैं हमारे चॉम्स्की, भाषा विकास के लिए दोस्तों जाने जाते हैं, ठीक। चलो भैया आगे देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
तो प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 114 का देखिए क्या हो जाएगा, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी की भाषा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है क्या स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित। तो यह बात क्या है? यह बात दोस्तों अगर हम देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह बात क्या है, स्वाभाविक। बच्चे अपना जो सीख के आ रहे हैं वही बताएंगे, तो हमारा बात स्वाभाविक है। आगे देखिए 115, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा, सभ्यता व संस्कृति। आगे देखिए 116 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता में विकास में क्या है, सहायक है भैया, क्योंकि प्राथमिक स्तर इसीलिए रहता है कि बच्चा सीखेगा वहाँ से कुछ ना कुछ। चलो आगे देखते हैं सॉरी दोस्तों, दिया गया पाँचवीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आँखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारे टोटल क्या है, अनुनासिक चिन्ह ने पौधों, किन्हें, आँखें दोनों। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका थर्ड, इसका ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए 118 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या सबसे महत्वपूर्ण? बच्चे को लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की भाषाई क्षमता को पहचानना। तो बच्चे को सहज भाषाई क्षमता को अगर आप पहचान ले जाएंगे तो हमारा सबसे अच्छा जो है तरीका होगा भाषा शिक्षण करने, मतलब जिससे बच्चा किस भाषा में सीखता है, अपने मातृभाषा में ज़्यादा सीखेगा या किस भाषा में बच्चा सीखेगा। आगे देखिए 119, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और डैश और बोलने में क्षमता में लैस होते हैं। तो समझने में भैया, पढ़ने लिखने में समझने में लैस होते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्या उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। चलो भैया आप देख लेते हैं, हमारा लैंग्वेज सेकंड में हम लोग लिए हैं क्या, इंग्लिश। अब देखिए थोड़ा दिया है रीड द पैसेज, क्या दिया गया है यहाँ पर? दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द पैसेज एज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो क्वेश्चन नंबर 121 to 128 by choosing the correct most appropriate options. Freedom in one of the most important factors in life. Man has fought politically all over the world for freedom. Religious have promised freedom, not in this world but in another. In the capitalist countries, individual freedom exists to some degree, and in the communist world it has been denied. From the ancient times, freedom has meant a great deal to men, and there have been its opponents, not only political but religious, though inquisition by excommunication, tortures, and banishments, and the total denial of man's search for freedom. There have been wars and counter wars fought for freedom. This has been the pattern of man's endeavors for freedom throughout history. Freedom of self-expression and freedom of speech and thought exist in some parts of the world, but in order it does not. Those who have been conditioned revolt against their backgrounds. This reaction, which takes different forms, is called freedom. The reaction to politics is often to shun the field of politics. On
one economic reaction is to form small communities based on some ideologies or under the leadership of one person, but these soon disintegrate. The religious reaction against established organization of behalf is to revolt either by joining other religious organizations, by following some guru or leaders, or by joining some cult, or one denies the whole religious endeavor. आगे देखिए क्या है दोस्तों, वन थिंक ऑफ फ्रीडम ओनली एज ए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट either physical or movement of thought. It appears that one always seeks freedom one on the surface. Surely, this is rather a limited freedom, involving a great deal of conflicts, wars, and violence. Inner freedom is something entirely different. Sorry, दोस्तों. It has its rights, it has its roots, not in idea of freedom, but in the reality of freedom. It covers all the endeavors of man. Without inner freedom, life will always be an activity within the limited circles of time and conflict. दोस्तों ये इंग्लिश का पैसेज है. अगर आप लोग इंग्लिश नहीं लिए हों, संस्कृत लिए हैं, अगर आप सेकेंड लैंग्वेज में, तो आप लोग हमको कमेंट करिएगा कि हाँ सर हमको संस्कृत का क्लास लीजिए. तो आपके लिए हम संस्कृत का भी सेशन लेकर आएंगे. उसमें आपको संस्कृत का 30 क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा जितने प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं. लेकिन दोस्तों जब आप इसके बारे में अगर आप डिमांड करेंगे तो कराया जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो हम इंग्लिश का ही सेशन आपको कंप्लीट करवा देंगे. देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच मेथड डू अथॉरिटीज नॉट टू सप्रेस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम. तो दोस्तों कौन से लोग थे जो फ्रीडम के लिए फाइटिंग नहीं करते थे. तो हमारा क्या हो जाएगा, परस्यूएशन. ठीक, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा. आगे देख लीजिए, रिएक्शन अगेंस्ट इस्टेब्लिश्ड रिलीजन प्रॉम्प्ट्स पीपल नॉट टू. इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, टू स्टार्ट ए न्यू रिलीजियन. ठीक, आगे देखिए दोस्तों थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है. रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इनर फ्रीडम. रियल फ्रीडम क्या होता है, जब आप अंदर से फ्रीडम रहेंगे तो रियल फ्रीडम वही हमारा होता है. आगे देखिए हमारा क्या होता है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज. अब आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है और इसका आंसर देना है. क्या लिखा गया है, इंडिविजुअल फ्रीडम डजंट एग्जिस्ट एट ऑल इन कैपिटल कंट्रीज. आगे देखिए, पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखेंगे तो हमारा ए क्वेश्चन ए वाला फॉल्स हो जाएगा और बी वाला ट्रू हो जाएगा. तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू. अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू वर्ड इंडोवर्स एज यूज इन द पैसेज. तो इंडोवर्स की मीनिंग हमारा बेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा. तो दोस्तों इंडोवर्स की जो बेस्ट मीनिंग हो जाएगा हमारा अटेम्प्ट्स हो जाएगा. ठीक, आगे देखिए 126 नंबर क्वेश्चन में हमारा है कि विच वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सन इज यूज्ड इन द पैसेज. तो सन का हमारा सॉरी दोस्तों, सन का जो मोस्ट अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो जो 126 हमारा हो जाएगा ये वेलकम. ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा. आगे देख लीजिए 127 का हमारा क्या है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एन एरर. देयर इज नो डाउट दैट हार्ड वर्क प्रूव दैट वे टू सक्सेस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 127 में कौन सा गलत हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा सेकंड हो, दैट हार्ड वर्क हमारा जो है इसका सेकंड. तो सेकंड नहीं दोस्तों, यहाँ देयर इज नो डाउट, ये इसमें हमारा गलत हो, फर्स्ट वाले में ये गलत हो जाएगा. हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा. अगर देखा जाएंगे 128 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो इसके बारे में देखा जाएगा दोस्तों, इसके में कौन सा ट्रू सेंटेंस नहीं है. तो हमारा जो थर्ड वाला देखिए हमारा है, फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ. हमारा थर्ड वाला गलत हो जाएगा. अब देखिए दोस्तों ये हमारा आगे आ गया है 129 से 135 क्वेश्चन तक. डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो. क्वेश्चन नंबर 129 to 135 बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. चलो, वाटर
is the core of life, hence water must central to our spiritual thinking. आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है। वाटर इज द ओनली मोस्ट ऑफ अर्थ बट मोस्ट ऑफ लाइफ, देयरफॉर वाटर कंजर्वेशन मस्ट बी आवर डीपेस्ट कंसर्न। द हिमालय माउंटेन रेंज इज एमंग द हाइएस्ट, यंगेस्ट एंड मोस्ट fragile ecosystem of the planet. The Himalayas have given us some of the great rivers systems of the earth, including the Indus, Ganga, Brahmaputra, New Salween, Yangtze, and Mekong. The Himalayas are also called third pole, for they contains the large mass of ice and snow outside the earth polar regions, the north and south pole. There are a permanent snow line above 5,000 meter. Some of the glaciers in the region are the longest outside of two poles. The Himalaya serves as water towers, providing water is sustained by to more than 1,000 million people and millions of the hectares of land in South Asia. The greenery, benevolent climate, highly productive ecosystem, food production, and overall happiness of South Asia are fact attributable to the country of Himalayas. They are not only beautiful, they are life givers. Little wonder that they are venerated as the idol of gods. आगे देखा जाए, to keep the third pole preserved through assured conservation is one of the greatest challenges for the contemporary world. Himalaya mountains are a common but के आगे क्या लिखा है, fertile natural resources as mountain ecosystem have enormous bearing on the earth ecosystem. Their species care, regeneration and conservation of their pristine resources would only bring more happiness, peace and prosperity to large parts of the world. In Agenda 21, chapter number 13 of United Nations, the importance of mountains is underlined. Mountain environments are essential to the survival of global ecosystem. The Himalayas in the state of Uttarakhand, especially rich in water resources, the Asias is home to dozen a perennial streams and numerous other rain-fed river along with innumerable rituals, rivulets, वाटरफॉल एंड पॉन्ड्स etc. अब देखिए दोस्तों, अगर इसका आंसर देखा जाए 129 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन मेंशन इन द पैसेज। तो 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा चौथा है, हिमालय फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द आवर टूरिज्म इंडस्ट्री। इसके बारे में नहीं कहा गया है। आगे देखिए हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसका आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लाइमेट चेंज हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन हिमालय। ठीक, अगर आगे देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखा जाए क्या हो जाएगा, व्हाट इज नॉट स्पेशल अबाउट द हिमालयाज इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, द हिमालयाज स्टेट्स हाइज। तो अगर इसका देखा जाए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ह्यूज मिनरल डिपॉजिट हमारे उत्तराखंड में नहीं है। आगे देखा जाए 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा वीडियो हम फास्ट कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि बहुत लंबी हो गई है दोस्तों। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड बाउंड्री। तो इसका हमारा 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जेनरसिटी। ठीक, आगे देखिए 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर, विच वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग इन मीनिंग टू द वर्ड बिनवोल्ट। बिनवोल्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, मेलोवोल्ट। क्या हो जाएगा, मेलोवोल्ट। आगे देखिए 134 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द एरिया इज होम ऑफ डजन ऑफ पेरेनियल स्टॉर्म्स। तो हमारा ये आंसर हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 135 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, वो तो वाटर शुड बी सेंट्रल टू आवर थिंकिंग
बिकॉज क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज कंसिडर्ड बाय होली मोस्ट रिलीजियस। आगे देखिए दोस्तों 136 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। द टीचर वांट्स टू क्रिएट ए लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास सी वुड। तो अगर टीचर को एक हमारा इन्वायरमेंट जो है लैंग्वेज का क्रिएट लैंग्वेज का इन्वायरमेंट का मतलब एक लैंग्वेज का क्लास लेना है तो क्या करेगा। ठीक है, तो हमारा 136 नंबर का क्या होगा बताइए। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ये दोस्तों पेडागोजी है, देखिएगा आप लोग फर्स्टली थोड़ा। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज एन रीडिंग। अब रीडिंग के साथ क्या होगा दोस्तों, अगर देखा जाए इसका क्या हो जाएगा हमारा अथेंटिक सोर्स ऑफ। ठीक, आगे देखा जाएगा 138 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 138 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा थ्रेसर। ठीक है, थीसारेसस, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 139 देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट बट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। तो देखो अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर होल सेशन। ये हमारा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 139 140 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है। ए टीचर गिव्स ए टास्क ऑफ डायलॉग कंपटीशन ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स द रोल ऑफ द टास्क लैंग्वेज इज लर्निंग। तो क्या हो जाएगा भैया हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा 140 का क्या हो जाएगा कि फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक प्रैक्टिस एंड फार्मुलेशन एक्सप्रेशन। इसमें इसको हम हिंदी में बता चुके हैं कि मतलब अगर आपको बच्चों को सिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको एक माहौल देना पड़ेगा कि बच्चा बोलना सीख जाए। आगे देखिए क्या लिखा है यूजिंग रियलिया द लैंग्वेज इन क्लास। क्या हो जाएगा भैया इसका रियल ऑब्जेक्ट एंड टीचिंग किट्स, ये हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 141 का। हाँ सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड से ही हमारा होगा, रियलिया ये हमारा आंसर होगा सही। आगे देख लेते हैं 142 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। द मल्टी लिंगुअल नेचर ऑफ इंडियन क्लासरूम मस्ट यूज टू रिसोर्स दैट डैश। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। मतलब अगर बहुत सी विभिन्न भाषाओं के लोग आएंगे, विभिन्न भाषा बोलने वाले, तो सभी भाषाओं को अगर आप महत्व देते हैं तो बच्चा क्या करेगा, सोचेगा हमारे भी इज्जत किया जाता है, तो वो अपने को सिक्योर महसूस करेगा। आगे देखिए 143 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 स्टार्ट्स विद पिक्चर्स पोएम्स एंड स्टोरीज एंड ends with alphabets and ends which approach doesn't kind arrangement reflect language। तो इनमें से कौन सा हमारा सबसे जो है इसमें से रिफ्लेक्ट होता है, तो क्या होता है टॉप डाउन अप्रोच हमारा होता है दोस्तों, इसका 3rd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए व्हाइल चेकिंग द नोटबुक टीचर ऑब्जर्व दैट ए चाइल्ड हैज रिपीटेडली मेड सम एरर्स राइटिंग सच रिवर्स इमेज BDMW दिस चाइल्ड शोइंग। ठीक है, तो इस चाइल्ड को क्या प्रॉब्लम है, आपको इसका आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटी, इस चाइल्ड को लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे देखा जाए 145 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ए टीचर इज टेलिंग ए स्टोरी विद एक्शंस एंड गेस्चर्स टू क्लास 3rd स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस शी आस्क्ड देम टू ड्रा पिक्चर्स ऑन द स्टोरी इन ग्रुप्स। व्हाई डू थिंक शी आस्क देम ड्रा पिक्चर्स ऑन स्टोरी। तो इसका आंसर देखा जाएगा दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों अभी इसका आंसर हो जाएगा शी वांटेड टू एक्सेस दियर कम्प्रिहेंशन ऑफ स्टोरी। दोस्तों अभी ये जाइएगा नहीं, छोड़ करके रुके रहिएगा, लास्ट में हम आपके लिए कुछ स्पेशल लाए हैं दोस्तों, उसका डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है दोस्तों। कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जिसको आप अप्लाई करेंगे तो समझ लीजिए आपको बहुत बेनिफिट होने वाला। अभी आपको जो लोग इसको छोड़कर जाइएगा नहीं दोस्तों, अगर आपका ऑप्शन नहीं हो तो आप लोग इसको आगे करके लास्ट का हमारा 5 मिनट का सेशन जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स। एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा कि एक्टिव वोकैबुलरी मतलब आपके दिमाग में कोई चीज़ है, शब्द भंडार है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा होगा। तो एक्टिव वोकैबुलरी मतलब होता है कोई भी शब्द भरे हो तो उसका यूज होना चाहिए। आगे देखो द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज।
तो इसका आंसर हो जाएगा एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन। जानते हैं ना कविता से क्या होता है, रुचि और खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, वही हमारा जो हिंदी पढ़े हुए वही इंग्लिश में दिया गया है। आगे देखिए, मोर फेम इज द, तो मोर फेम इज द क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। आगे देखिए 149 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ए टीचर क्लास सेकंड दोस्तों सॉरी दोस्तों, ए टीचर ऑफ क्लास सेकंड यूज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। हेयर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इंग्लिश एज, तो यहाँ पर इंग्लिश जो है किस लैंग्वेज में यूज किया जाएगा, तो हमारा हो जाएगा रिसोर्स में यूज किया जाएगा। चलो भैया आगे देख लेते हैं, BICS। BICS का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, BICS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, हमारा ऑप्शन नंबर 4 होता है। तो भैया ये हमारा 150 नंबर क्वेश्चन आपके हो गए क्लियर और 150 नंबर हो गया आपका क्लियर। एक बार दोबारा बताना चाहते हैं भैया, अगर आप तैयारी नहीं शुरू किए हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जाना मत छोड़कर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर अभी तक आप लॉकडाउन में फंसे पड़े हो और अभी आपके पास 30 दिन का समय है, मान लो आपके यहाँ रेड जोन है, आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक काम करो, सीधा मैटर है, जितना वीडियो हम डाल रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं इसको आप देख लीजिए, और आपको PDF, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ भी मिलेगा, और कमेंट बॉक्स में देखेंगे वहाँ जो पहला कमेंट होगा वहाँ पर मिलेगा, और आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाएंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तीनों जगह पर आपका इसका PDF जो है मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के इसका PDF आप लोग डाउनलोड करके इस वीडियो को देखने के बाद अपने से बैठ करके इसको लगाइए, इस क्वेश्चन को, इस पूरे सेट को 150 क्वेश्चन जो है ना, इसको अपने से 2-3 बार लगाएंगे दोस्तों, 2 बार लगाइए अपने से कम, नहीं आएगा दोबारा वीडियो देख के लगाइए। इससे क्या होगा कि आप अगर पूरा जो हमारा सेशन, मतलब जो आपका 2011 से लेकर के आपका 2019 तक पेपर हुआ, अगर प्रीवियस ईयर पेपर पूरा लगा लोगे ना, तो 100 नंबर से कम कोई ये उम्मीद ही नहीं, साहब मतलब बात ही नहीं बनती है 100 नंबर से कम स्कोर कर पाओगे, 100 नंबर ज़्यादा स्कोर कर ले जाओगे। तो क्या करना है भैया कि जो है पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर को तैयार कर लो, इसके बाद टाइम बचेगा तो अगर आपके यहाँ रेड जोन नहीं है, ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है, तो आप अगर ग्रीन और ऑरेंज वालों का बढ़िया है, लेकिन जो जहाँ पर रेड जोन है वहाँ पर किताबें तो मिल नहीं रही हैं, वहाँ पर कुछ खुला ही नहीं है, तो रेड जोन वालों का सबसे अच्छा तरीका ये है कि भैया आप लोग ये प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, बस इतना ही तैयारी कर लीजिए। अगर मेहनत से कर लेंगे तो आप लोग का जो है सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर कई बार दिए नहीं क्वालिफाई हुआ तो एक बार ऐसा करिए, देखिए ना क्वालिफाई होगा, देखिएगा आप लोग 100% गारंटी है क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों। और जो ग्रीन और ऑरेंज वाले हैं भैया, आप लोग भी अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगर तैयारी नहीं कर रहे हो, अब समय नहीं बचा, 1 महीने का समय है, तो तैयारी को धीरे धीरे जारी रखिए दोस्तों। ये आप आज हमारा पहला वाला 2019 का सेशन है ये। अब इसके बाद हम पूरा आपको 2019 से लेकर 2011 तक प्रोवाइड कराएंगे, एक क्लास आपके लिए ले आएंगे और एक सेशन आपके लिए ले आएंगे और पूरा डिस्कशन करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग देखिए, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग इस पर 82 99 और 56 70 33 इस पर आप लोग क्या करिएगा, मैसेज कर दिएगा क्वेश्चन का फोटो खींच के, हम आपको उसका एक्सप्लेन या उसको आपको समझा देंगे कैसे नहीं आया है ये क्वेश्चन, कैसे उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझा देंगे। और अगर आप PDF नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको बताएंगे, हम आपके पास व्हाट्सएप से PDF आपको भेज देंगे। मेरा दोस्तों ये मकसद है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे जैसे होना चाहिए, ठीक। अगर आप कई बार सीटेट दे चुके हैं तो अब की बार आपका सिलेक्शन फिक्स है, पक्का है, ये आप गारंटी रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं इन्हीं सभी बातों के साथ अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए इसको दोस्तों आप लोग जरूर पढ़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और दोस्तों इसको अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करो, जो लोग सो रहे हैं अभी भी नहीं पढ़ना शुरू किए हैं वो पढ़ना शुरू कर दें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।